हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी पाठशाला गुरुकुल पर। तो हम आपको रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं इस वक्त। तो ये रसायन विज्ञान की 7वीं क्लास है और जिसमें हम परमाणु मॉडल पढ़ने के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा रहे थे, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, जिसमें हमने बोहर-बेरी स्कीम की बात कर ली थी और साथ ही साथ सबसेल्स, कक्षाओं और ऑर्बिटल के बारे में हमने बात की थी। और बाकी हमने बताया था कि नेक्स्ट टर्न पे जो पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हुंस प्रिंसिपल यानी हुंस रूल और फिर पाउली अपवर्जन नियम पढ़ेंगे और आप-बाऊ का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को, जिसमें हम पहले स्थान पढ़ेंगे आप-बाऊ प्रिंसिपल। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पढ़ रहे हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से वितरण के नियम दिए और उन्हीं के बारे में हमें जानना है। देखो, ज़्यादा टॉपिक आता है इसलिए बहुत ही हम शॉर्ट में और जल्दी से पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे आप-बाऊ प्रिंसिपल। आप-बाऊ प्रिंसिपल, बाऊ जी बोलते हैं इनको, ठीक है। आप-बाऊ प्रिंसिपल या सिद्धांत। तो इंग्लिश में AUFBOU आप-बाऊ लिख के आता है। अब अगर बात करें तो इन्होंने कहा था कि जैसे किसी भी हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, तो उन्होंने N+L का नियम दिया, जिसको क्या बोलते हैं भैया? N+L रूल भी नियम बोलते हैं या N+L रूल बोलते हैं। अब पहले समझा देते हैं कि जैसे हमने आपको बताया था SPDF, ये सबसेल बताए थे। तो उन्होंने क्या किया? L के लिए L, इसके लिए 0, इसके लिए 1, P के लिए 1, D के लिए 2 और इसके लिए 3। और जैसे मान के चलो हमने लिखा यहां पर 2s और 3p। तो ये बात तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे वो निम्न ऊर्जा स्तर, यानी कि जिसकी एनर्जी कम होगी वहां से और उच्च एनर्जी में बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, ये तो रूल है ही। फिर अब मेन बात है कि यहां पर डिसाइड कैसे होगा किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो N+L रूल ये आया। N वो नंबर है जो कि किसी भी सबसेल के आगे लिखा होता है। तो ये तो N है, यहां पर N = 3 है। तो N इसके लिए कितना है? 2 और S के लिए L कितना होता है? 0। तो 2 + 0 = 2 रहा। और इसके लिए N 3 है और P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 3 + 1 यानी कि N+L रूल अगर हम लगाएं तो इसकी वैल्यू 4 होती है। तो यहां पर देखो, जो सम आया वो आया 2 और यहां पर सम आया 4। तो जाहिर सी बात है ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? जो लोअर ऑर्बिट है, लोअर सबसेल है। तो लोअर सबसेल ये है, इसलिए इसकी ऊर्जा कम होगी, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। तो बस यही एक रूल था, इन्होंने बताया था और इनके सिद्धांत में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर जैसे कि हम बात करते हैं, मान लो हमने कैल्शियम एक उदाहरण ले लिया, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन भरें तो 1s1, 2s2, फिर 2p6, 3s2 और फिर जाके हम बात करते हैं 1s2, 2p6, 3s2 और बाकी, एक मिनट। तो जैसे कि यहां पर आ जाएगा 3p6, इलेक्ट्रॉन गिनो 2, 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो N = 3, यानी कि ये तीसरे कक्षा में जाएगा और तीसरी कक्षा में S। तो यहां पर अब 2 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो मैंने बताया था कि तीसरी कक्षा के पास कितने सबसेल होते हैं? S, P और D होते हैं। तो यानी कि यहां पर N = 3 स्टार्ट हो गया, यानी कि S में भी जाएंगे, P में भी जाएंगे। और अगर हम 3D लिख दें तो इसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्योंकि तीसरी कक्षा के पास D सबसेल भी होता है। लेकिन यह गलत है। क्यों गलत है? N+L रूल, क्योंकि 3D 3 + D के लिए L 2, तो ये आ गया 5 सम। और इससे पहले अगर हम बात करें 4s की, तो 4 + 0 = 4,
तो इसकी ऊर्जा कम होगी, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन 3D में ना जाके 4s में जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3D में इलेक्ट्रॉन ना जाके कहाँ जाएंगे भैया, 4s2। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अब अगर हम बात करें इनके रूल में, चलो क्वांटम नंबर्स की बात कर लेते हैं इसको। हाँ, एक चीज बात यह है कि जो L है ना, L ये हमने दिखाया, इसको हम लोग बोलते हैं दिगंसी क्वांटम संख्या, दिगंसी क्वांटम संख्या, और L से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और अगली चर्चा हम क्वांटम नंबर्स पे ही करेंगे कि क्या होते हैं क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंसी इसको L से डिनोट करते हैं, और L S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3 होता है। तो इसको रफ करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हम लिखते हैं, जो अभी हमने N+L रूल बताया, उसके अकॉर्डिंग हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो नियम है वो हम डायरेक्ट यहाँ पर बता देते हैं कि इस क्रम में आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और फिर परमाणु क्रमांक पता होगा, उसी के हिसाब से आप उसमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिएगा। तो वो उसका भी एक तरीका है, जैसे ऐसे लिखा जाता है 1s 2s 1s 2s 3s 4s और 5s और 6s मैंने लिखा। फिर 2p 3p 4p 5p और 6p। फिर मैंने लिखा 3d 4d 5d और 6d, और फिर मैंने लिखा 4f और 5f। अब देखो मैंने ऐसे ऐसे इसको कट कर दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, और ये डायरेक्शन बना दी कि इस डायरेक्शन में आप चलेंगे। तो जो ऊर्जा का क्रम हुआ, ऊर्जा का क्रम कौन सा क्रम है भैया, बढ़ता क्रम है, यानी निम्न ऊर्जा स्तर पहले लिखेंगे और हायर वाला बाद में होगा, उच्च ऊर्जा स्तर वाला सबशेल। तो पहले ऊपर 1s, फिर 2s, फिर 2p, देन 3s, और इसके बाद फिर ऊपर जाएं तो ये 3p 4s, और उसके बाद 3d 4p 5s, फिर 4d 5p। तो ये इसी तरह से हम ऊर्जा के क्रम में ये बढ़ता हुआ मैंने क्रम लिख दिया, और यही में किसी वजह से मैंने अभी परमाणु क्रमांक 20 की बात की थी, तो यहाँ पर देख लो 3s 3p 6, उसके बाद 4s2 आया, d वाला उसके बाद में आया। तो इस तरह से मैंने बता दिया, आप इसको ध्यान में रखिएगा, और जो ये ना रटा जाए तो ये मेथड तो आपको याद ही है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं क्वांटम नंबर्स की, जो कि अगला जब हम पाउली का अपवर्जन नियम बताएंगे तो उसमें क्वांटम नंबर्स के बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम क्वांटम नंबर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं, ठीक है, संख्याएं क्या होते हैं क्वांटम संख्याएं? ये वो संख्याएं हैं जिनसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति या ऊर्जा या दोनों ज्ञात की जा सकती हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा ज्ञात करने में सहायक होती हैं, ज्ञात करने में इनका प्रयोग किया जाता है। अब ये चार होती हैं, चार प्रकार की होती हैं, तो चार प्रकार की कौन कौन सी? पहली मुख्य क्वांटम संख्या,
मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको अंग्रेजी में n से डिनोट करते हैं। और ये n क्या होता है, ये देखो किसी भी सबसेल के आगे लिखा नंबर, ठीक है। फिर दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, दिगंसी क्वांटम संख्या, जिसको अंग्रेजी में एजीमुथल बोलते हैं, एजीमुथल। फिर तीसरे नंबर पे बात करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अच्छा, दिगंसी क्वांटम संख्या को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं ये, और l किसके लिए क्या होता है हम इसे अभी जस्ट बता चुके हैं। इसको बोलते हैं क्या, चुंबकीय, यानी कि इंग्लिश में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या संख्या। फिर चौथे नंबर पे चक्रण क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल s से। ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू होती है या तो +½ और या तो -½ ठीक है। +½ -½ का मतलब है अपोजिट स्पिन। प्लस का मतलब है कि अगर मान लो ऐसे ऐसे स्पिन हो रहा है, अगर इसको हमने प्लस कह दिया तो जो -½ लगा इसका मतलब उसके उल्टे डायरेक्शन में स्पिन को हम नेगेटिव बोलेंगे, यानी इस डायरेक्शन में हम प्लस तो इस डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। तो ये क्वांटम नंबर्स की हमने बात कर ली, और उसका यूज कहाँ पर किया जाता है या कहाँ पर हम इसकी सहायता लेते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसकी स्थिति ज्ञात करने में हम इसका यूज करते हैं। इसको रफ करते हैं, फिर अपन हुंड्स रूल बताते हैं, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं हम हुंड्स रूल। हुंड का नियम, हुंड्स प्रिंसिपल या हुंड्स रूल, अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, बिना मतलब पेज भरने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। बात करते हैं हुंड्स के प्रिंसिपल में। तो हुंड्स प्रिंसिपल में ये कहा गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हैं अभी चर्चा करेंगे, पहले स्टेटमेंट बोल लेने दो। तो उन्होंने कहा किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती हैं। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठेगा कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, तो हम आपको ये चीज़ डिटेल में समझाते हैं, फिगर बना के समझाएंगे। जैसे मैंने बताया कि S सबशेल जो है, S उपकोष है, इसके पास एक कक्षक होता है, यानी कि एक ऑर्बिटल होता है। P सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये देखो, और D के पास 5 होते हैं, F के पास 7 होते हैं ऑर्बिटल। और हर ऑर्बिटल में क्या आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो चलो मैंने यहाँ की बात की, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया, या किसी में चलो 2 आ गए, मानो इन दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तब हम जब बात करें ना किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि एक ही सबशेल के एक ही ऑर्बिटल में पाए जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब नहीं कि P में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तुलना हम इससे करेंगे, नहीं, किसी भी एक ऑर्बिटल को उठाएंगे, उस ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए तो उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। और इन दोनों की इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं जो होती हैं, क्वांटम संख्याएं, वो कभी बराबर नहीं होंगी। क्वांटम नंबर बराबर नहीं होंगे। यहां पर 4 लिख के चारों लिख देते हैं, चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। यह कहना है हुंड्स के नियम का। स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही है। और एक चीज और है इसमें कि ज्यादा से ज्यादा
3 क्वांटम संख्याएं बराबर हो जाएंगी। क्या? ज्यादा से ज्यादा 3 क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स बराबर हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 3 क्वांटम नंबर बराबर हो सकते हैं। परंतु चक्रण बराबर लिख लो या समान लिख लो, परंतु चक्रण संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर फिर भी समान नहीं होगा। तो चक्रण संख्या समान नहीं होगी। तो ये है इस नियम का पूरा जो मैंने लिख दिया है। अब चक्रण का मतलब ये हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन, मान के चलो पहला वाला, एक कक्षक में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये पहला इलेक्ट्रॉन अगर सपोज दैट ये चक्रण इसका स्पिन हो रहा है क्लॉकवाइज, तो अगले वाले इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज रोटेशन तो होगा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो कैसा होगा? उसके अपोजिट स्पिन यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसके लिए हम स्पिन क्वांटम संख्या जो होगी वो +½ होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है वाइज तो उसके लिए चक्रण संख्या +½ के बजाय -½ होगी। और एक कक्षक में या एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ज्यादा से ज्यादा 3 संख्याएं समान हो सकती हैं, लेकिन स्पिन क्वांटम संख्याएं ये फिर भी डिफरेंट रहेंगी। यानी कि अगर एक क्लॉकवाइज नाचेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज नाचेगा। अच्छा, कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा, थोड़ी यहाँ से हमसे गलती हुई है। गलती ये हुई है कि हमने हुंड्स रूल लिखा के ये सब बता दिया, लेकिन ये हुंड्स का रूल नहीं है, ये पाउली का अपवर्जन नियम है। तो यहाँ पर जो हेडिंग है ये थोड़ी गलत हो गई है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ये जो नियम है ये किसकी कहानी है? ये पाउली के नियम की कहानी है, पाउली का अपवर्जन नियम। और पाउली के अपवर्जन नियम के बाद हम बात करेंगे हुंड्स प्रिंसिपल की, लेकिन पहले इसको रफ कर देते हैं। बात करते हैं अब हम हुंड्स प्रिंसिपल की बात। अब आएगा हुंड्स का नियम। तो हुंड का नियम, इलेक्ट्रॉन भरने के, इलेक्ट्रॉन वितरण के संदर्भ में इन्होंने एक बात कही कि भैया कि आप इलेक्ट्रॉन चाहे s ऑर्बिटल में भरो, चलो s की बात ना ही करें क्योंकि इसके पास तो एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं, चलो p की या d की। इसके पास कितने कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं 3, और इसके पास 5। कक्षक होते हैं, यहाँ पर ऑर्बिटल होते हैं। तो जैसे मान के चलो हमें p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मान के चलो हमें 6 भरने हैं, तो मैंने कह दिया 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे, या फिर 5 ही भरने हैं तो मैंने ऐसे कह दिया। अच्छा, मैंने ये जो तीर ऊपर नीचे बनाई इसका मतलब अपोजिट स्पिन, चक्कर इनका अलग अलग है, एक का अगर क्लॉकवाइज है दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने कहा ये ऐसे, अगर डी ऑर्बिटल में हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैंने कह दिया कि इस तरह से भर दिया। तो बोला कि किसी भी आप कैसे भी भर दो ये नहीं चलेगा। अब जैसे मैंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इस तरह से भरे, वो गलत है। 5 इलेक्ट्रॉन मैंने भरे, ये सही है। अब ये गलत क्यों है? तो गलत ये इसलिए है क्योंकि इनका कहना है कि किसी भी कक्षक में जब हम इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे किसी भी उपकोष में, तो उसके कक्षक में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब सारे कक्षक यानी ऑर्बिटल भर जाएंगे तब जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसे नहीं, मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी जगह बची हुई है, ये इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन की जगह बच जाएगी, और मैंने यहीं पर पेयरिंग कर दी। तो बोला कि ये पेयरिंग तब तक नहीं चलेगी जब तक कि एक इलेक्ट्रॉन सब में नहीं आ जाता। बस मैंने बता दिया, लिखाने की जरूरत नहीं है, इतना आसान है। अब इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, और 3 ही चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अगर,
तो इस तरह दो जगह अभी खाली रहे, चौथा इलेक्ट्रॉन फिर इसमें जाएगा, पांचवा फिर छठा इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी पेयरिंग यहाँ होगी। तो ये नियम, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये हो गया हुंड्स रूल। अब अगर बात करें तो हुंड्स रूल में सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इतनी ही जानकारी पर्याप्त है आप लोगों के लिए। अब जाके चलो बात कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की या कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया ही कक्षक होता क्या, फिर भी चलो एक बार जिक्र कर देते हैं, हो सकता है हमने डिफिनेशन न लिखाई हो। कक्षक यानी कि ऑर्बिटल। ऑर्बिटल तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर वो त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल या कक्षक। तो नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता सर्वाधिक होती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कक्षक। फिर बात करते हैं समस्थानिक की। आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, शायद हमने जिक्र किया भी है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन सहित लिखा के कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो बात करते हैं किसकी, समस्थानिक की। और अंग्रेजी में समस्थानिक को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। तो समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होता है और परमाणु भार भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न होता है किसी भी तत्व में। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हाइड्रोजन के ही 3 समस्थानिक आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, और इसको ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को डी से भी लिखते हैं, इसीलिए H2O तो जल होता है, लेकिन D2O जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा भारी जल हिंदुस्तान में ही बनाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, हो सकता आ जाए। तो और भारी जल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो भारी जल का प्रयोग अधिकतर आप देखें तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, उसमें शीतलक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। शीतलक यानी कि कूलेंट के रूप में। तो इसका उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में, शीतलक के रूप में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कूलेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। फिर बात कर लेते हैं ट्राइटियम की। तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का वो समस्थानिक है जिसमें कुछ रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे गुण होते हैं। तो ये किसके गुण प्रदर्शित करता है, रेडियो धर्मिता के गुण को प्रदर्शित करता है। रेडियो एक्टिवता के गुणों को प्रदर्शित करता है। यानी हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वो कौन सा होगा, ट्राइटियम। करता है। और इसके अलावा आप लोगों ने, ये तो हमने हाइड्रोजन के लिए पढ़ रखे होंगे, देखा भी होगा, जैसे कि कार्बन की बात कर लें।
कार्बन में परमाणु क्रमांक समान, जैसे कि 6 और 6, लेकिन यहाँ पर 12 और ऊपर परमाणु भार क्या 14 लिखा होता है। एक ये हो गया समस्थानिक। और बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर चलो नाइट्रोजन की नहीं, क्लोरीन और क्लोरीन 17 परमाणु क्रमांक होता है और एक इसका समस्थानिक होता है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो ये हो गई, हमने समस्थानिक की बात कर ली। अब समस्थानिक के बहुत सारे समस्थानिकों का प्रयोग भी अनुप्रयोग बता देते हैं, जैसे कि आयोडीन 131 घेंघा के उपचार में, कोबाल्ट 60 इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के और फिर इलाज में, कैंसर के इलाज में। और यूरेनियम प्रकृति में जो पाया जाता है वो यूरेनियम 238 होता है। और परमाणु रिएक्टर या फिर हथियार, परमाणु हथियार में जो यूज किया जाता है वो कौन सा यूरेनियम होता है? यूरेनियम 235 होता है। तो उनके अनुप्रयोग हम यहाँ पर बता दें। सबसे ज़्यादा पोलोनियम के समस्थानिक होते हैं और 42 समस्थानिक होते हैं। और पोलोनियम में परमाणु भार 186 से 227 के बीच में जो भी पोलोनियम के समस्थानिक होंगे वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बता तो हमने दिया है, बस लिखा देते हैं। तो इसको रफ करते हैं पहले, ठीक है। बात कर लेते हैं आइसोटोप्स के कुछ यूजेस के बारे में, समस्थानिकों के अनुप्रयोग पर। तो समस्थानिकों के अनुप्रयोग, समस्थानिकों के अनुप्रयोग में हम अगर बात करें तो सबसे पहले चलो कोबाल्ट की बात कर लेते हैं। कोबाल्ट, इसको कोबाल्ट 60 बोलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोबाल्ट की, ठीक है। कोबाल्ट 60, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में। अच्छा, बहुत लोगों के मन में ये भी बात आई होगी कि कोबाल्ट 60 का यूज़ कैसे करें? इसको खिलाते हैं क्या? तो खिलाते नहीं हैं। ये एक इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इससे गामा किरणें उत्पन्न की जाती हैं, गामा रेज, गामा किरणें उत्पन्न की जाती हैं और शरीर में इंजेक्ट कराई जाती हैं जहां पर कैंसर होता है। और वो क्या करता है? कैंसर की कोशिकाओं को मार देता है, ठीक है। अब हाई इंटेंसिटी लाइट होती है गामा किरणें, जब किरणों के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे। हमने बस बता दिया कि किस तरह से यूज़ करते हैं। फिर एक समस्थानिक होता है आयोडीन का, आयोडीन 131। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग घेंघा के इलाज में, घेंघा, और जिसको या फिर थायराइड भी बोलते हैं, के इलाज में। फिर प्रकृति में देखो, इसका यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है और प्रकृति में 238 पाया जाता है। यूरेनियम 238 पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? प्रकृति से जब हम यूरेनियम निकालते हैं तो ये, और लगभग पाए हुए यूरेनियम में 99% यही होता है। फिर एक इसका समस्थानिक है यूरेनियम 235 और ये प्रकृति में पाए जाने वाले यूरेनियम का 0.7% होता है। और इसका उपयोग जो हम करते हैं वो परमाणु रिएक्टर में और हथियार में। एक बात और बता देते हैं, पोलोनियम आप लोगों ने सुना होगा 84 इसका परमाणु क्रमांक होता है और इसके 42 समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक होते हैं, ठीक है भैया, 42 समस्थानिक, जो कि सर्वाधिक हैं। और एक खास बात इसकी है, क्या खास बात है कि अब समस्थानिक है तो परमाणु क्रमांक तो समान रहेगा, तो परमाणु भार 186 से 227 के बीच में जो समस्थानिक होते हैं
वो रेडियो एक्टिव होते हैं। समस्थानिक क्या हैं? रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव। तो ये एक बात हो गई। यूरेनियम 235, अच्छा, जब ये पाया जाता है तो इससे यूरेनियम 235 कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे मान लो ये 92 और ये 238 है, ये प्रकृति में पाया गया और इससे हम यूरेनियम 235 बनाएं। तो आइसोटोप सेपरेशन, आइसोटोप सेपरेशन विधि से हम इसको संवर्धित करते हैं। इसका क्या करते हैं भैया? संवर्धन करते हैं, तब ये यूरेनियम 235 बनता है। अब जाके इस पे एक हाल ही फिलहाल में बवाल हुआ था, आप लोगों को बस चर्चा कर देते हैं ऐसे। तो 2015 में शक्ति, वो जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी देश हैं, 6 देश हैं, उनके और ईरान के बीच में 2015 में एक समझौता हुआ था। 2015 में वो समझौता हुआ था और ये समझौता ये हुआ था कि कोई भी देश या ईरान के बीच में कि आप संवर्धन नहीं करेंगे परमाणु का, ठीक है? यानी कि यूरेनियम 235 आप नहीं बनाएंगे 238 से। लेकिन इसने 2015 के समझौते का उल्लंघन किया और अपनी एक भूमिगत इकाई में क्या किया? 20% के करीब यूरेनियम का संवर्धन स्टार्ट कर दिया या फिर उसका संवर्धन करके स्टोरेज कर लिया। और साथ ही साथ होर्मुज़ जल डमरू मध्य के करीब इसने क्या किया? एक टैंकर को हड़प लिया जिस पे दक्षिण कोरियाई झंडा लगा हुआ था। और इसी के चलते, इस उल्लंघन के चलते अमेरिका ने फिर क्या किया? उस खाड़ी क्षेत्र में एक परमाणु संचालित विमान वाहक पोत निमित्ज को वहां पर तैनात किया था। किसको तैनात किया था? निमित्ज को। और ये हाल फिलहाल की घटना है, इसीलिए याद आ गई तो हमने इसका जिक्र कर दिया। तो देखो और भी संभारी भी बताने, सब न्यूटॉनिक, सब इलेक्ट्रॉनिक, सब बताने हैं, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत नेक्स्ट वन पे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।